बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया, जिला प्रभारी कुंवर ब्रजेश सिंह और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी जो बराबर संसद में आपके क्षेत्र की समस्याओं को भी उठाते रहते हैं और मंत्री के रूप में भी जिन्होंने बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाई है, ऐसे डॉक्टर महेश जी शर्मा, जिलाध्यक्ष श्री गजेंद्र जी मावी, महानगर अध्यक्ष नोएडा मनोज गुप्ता, जिलाध्यक्ष बुलंदशहर श्री विकास चौहान, श्री चंद जी शर्मा हमारे विधान परिषद सदस्य, नरेंद्र भाटी जी विधान परिषद सदस्य, श्री अमित चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री तेज प्रताप जी नागर विधायक दादरी, श्री धीरेन्द्र सिंह विधायक जेवर, श्री लक्ष्मी राज सिंह विधायक सिकंदराबाद, श्रीमती मीनाक्षी सिंह विधायक खुरिया, श्री विकास अग्रवाल क्षेत्रीय महामंत्री, श्री प्रवीण जी भाटी लोकसभा संयोजक, श्री अनिल सिसोदिया लोकसभा प्रभारी। इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आज मैं आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। मंच पर आते ही आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया है। आप लोगों ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर मेरा स्वागत किया है। आपने फूलों की मोटी हार पहनाकर मेरा स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं, भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मुझे यह जानकारी दी गई कि आज जिस स्थान पर यह कार्यक्रम हो रहा है वह स्वर्गीय मेघनाथ सिंह जी के द्वारा निर्मित यह विद्यालय है। बहनों भाइयों, स्वर्गीय मेघनाथ जी सिंह जी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान था और मैं यदि कहूं स्वर्गीय मेघनाथ सिंह जी का मुझे पुत्रवत स्नेह यदि प्राप्त था तो यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं हो। आज यदि पहली बार उनके द्वारा निर्मित इस विद्यालय में यदि मैं आया हूं, एक बार मैं हृदय से स्वर्गीय मेघनाथ सिंह जी के प्रति भी अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जहां तक नोएडा का प्रश्न है, नोएडा के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। एक समय था कि नोएडा उत्तर प्रदेश के नेताओं के बहुत दिग्गज बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनके लिए करप्शन था। अधिकारियों के बारे में भी कहा जाता है क्या करप्शन का सबसे बड़ा कोई सेंटर है तो नोएडा है। लेकिन आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमारा यह नोएडा अब करप्शन का सेंटर नहीं रह गया है, बल्कि भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर बनकर यह नोएडा खड़ा हो गया है। डबल इंजन की सरकार, यानी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहां उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों का जिस प्रकार से खौफ था, अपराधियों का जिस तरीके से बोलबाला था, यहां तक भी जानकारी मिली थी कि कुछ समय के लिए कुछ लोग यहां से पलायन भी कर रहे हैं। यह सब सारी बातें मैं समझता हूं अब बीते दिनों की बातें हो गई हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, आपको जानकर खुशी होगी कि सारे हिंदुस्तान में पर्यटन और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए कोई स्थान जाना जाता है तो हमारा यह नोएडा जाना जाता है।
आज उत्तर प्रदेश का भी जहां तक प्रश्न है, मैं कह सकता हूं मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमारा यह उत्तर प्रदेश आपराधिक घटनाओं के रिकॉर्ड के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि बड़ी मात्रा में भारत के कोने कोने से, दुनिया के दूसरे देशों से जो यहां पर निवेश हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चमचमाती हुई जो एक्सप्रेसवे की यहां पर सड़कें हैं, बेहतरीन जो कानून व्यवस्था है, इसके लिए हमारा नोएडा जाना जाता है। यही बगल में जेवर एयरपोर्ट है। बहनों भाइयों, जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, मुझे अच्छी तरह याद है, जेवर एयरपोर्ट का प्रस्ताव लेकर भारत सरकार के पास सबसे पहले मैं गया था। बीच में दूसरी सरकारें आती रही यहां पर उत्तर प्रदेश में, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन मैं सचमुच आभार व्यक्त करना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति और यहां के मुख्यमंत्री योगी जी के प्रति, उन्होंने संकल्प ले लिया कि चाहे जो कुछ भी हो, जेवर की धरती पर इस भारत का एक सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर रहेगा। उसको हरी झंडी दिखाई और आज जेवर एयरपोर्ट का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या क्या विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, मुझे बहुत विस्तार में जाकर बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी अच्छी तरह उससे परिचित हैं। यही हमारा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में गरीब राज्यों में इसकी गणना की जाती थी, और बहनों भाइयों, आज सीना ठोक कर आप कह सकते हो, एक डबल इंजन की सरकार होने के कारण, यानी मोदी जी की सरकार और उन्हीं के नेतृत्व में जो यहां की सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसके कारण आज करिश्मा हुआ है। आज हमारा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के गरीब राज्यों में इसकी गणना नहीं की जाती है, बल्कि आज ऐसे हालात हमारे उत्तर प्रदेश के हो गए हैं, कुछ ही वर्षों में आप देख लेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। मेरे बहनों भाई, यह हमारी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। पूरे देश के अर्थव्यवस्था का जो आकार होगा, उसमें 5वां हिस्सा यदि किसी का होगा तो उत्तर प्रदेश का। यह कोई सामान्य बात नहीं है, करिश्माई काम हुआ है। राजनीतिक पार्टियों की जो हालत इस समय है, उससे भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। भारत के इतिहास में आपने देखा होगा, राजनीतिक पार्टियां जब जब चुनाव हुए, जनता के बीच आती रही हैं, तरह तरह के वादे करती रही हैं। हमारी सरकार बना दो, हमको विधायक बना दो, हमको सांसद बना दो, हम यह करिश्मा कर देंगे, हम यह करिश्मा कर देंगे। चुनाव समाप्त हो जाता था, सारे लोग अपने वादों को भूल जाते थे। लेकिन मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं बहनों भाइयों, हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वह करती है। हमारे कहने और करने में कभी कोई अंतर नहीं रहा। किसी को इस पर विश्वास न हो हमारी बातों पर, हमारे चुनावी घोषणा पत्रों को उठाकर देखिए। बहनों भाइयों, आज से नहीं, 1951 से जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, उस समय भी कहा था, जिस दिन संसद के दोनों सदनों में हमें बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त है, हम उसे चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने देखा कि धारा 370 को हमने समाप्त कर। आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। हमने कहा था 1984 से हम कहते आए हैं, जिस दिन हमारी केंद्र में सरकार बन जाएगी, स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय नारे लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग हम लोगों से पूछते थे, आप लोग बार बार नारे लगाते हैं, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मेरे बहनों भाइयों, आपने देख लिया
अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया। और हमारे प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को जाकर अयोध्या में उस मंदिर में सभी संत और महात्माओं के नेतृत्व में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। मेरे बहनों भाइयों, जो कहा था वह करके दिखा दिया। मेरी बात, भाई एक मिनट, मेरी बात आपको बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण लग रही होगी, लेकिन मेरे लंबे राजनीतिक जीवन का जो अनुभव है मैं कह सकता हूं, मुझे तो लगता है अब भगवान राम अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में पहुंच चुके हैं। बहनों भाइयों, अब इस हिंदुस्तान में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास। जब लोगों के अंदर कर्तव्य बोध पैदा हो जाए, दायित्व बोध पैदा हो जाए कि हमें क्या करना है, तो आप समझ लीजिए कि राम राज्य आ गया। लेकिन अधिकार बोध यदि पैदा हो जाए कि हाँ ये हमारा अधिकार है, वह हमारा अधिकार है, तब राम राज्य उसे नहीं कहते। कैकेयी को अधिकार बोध पैदा हुआ था, इसी कारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को 14 वर्षों की जेल की यातना भुगतनी पड़ी थी। लेकिन जीवन में मर्यादाओं का पालन करने वाले भगवान राम थे, उन्होंने सहर्ष उसे स्वीकार किया। हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, 3 तलाक की व्यवस्था को समाप्त करेंगे। कुछ लोगों ने कहा साहब यह तो मुस्लिम समुदाय के लोगों का मामला है, आप इस मामले में क्यों हस्तक्षेप करते हैं। बहनों भाइयों, मैं डंके की चोट पर यह बात मैं कहना चाहता हूं, कोई मां, कोई बहन, कोई बेटी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे किसी भी धर्म की मानने वाली हो, हम सारे हिंदुस्तान के रहने वाले लोग उसको अपनी मां, बहन और बेटी ही मानते हैं, भले ही और कोई दूसरा मानता। सरकार बने या न बने, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। कोई नाराज हो जाए या खुश हो जाए, हमें इस बात की चिंता नहीं है। हम कैसे किसी को इजाजत दे सकते हैं कि आप किसी बहन से शादी कर लीजिए और 10 दिन के बाद 3 बार तलाक 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 बोलकर आप उसकी छुट्टी कर दीजिए। क्या होगा उसके जीवन का, क्या होगा उसके भविष्य का। मैंने जानबूझकर इसकी चर्चा की मेरे बहनों भाइयों कि हम लोगों ने जो कहा था सब कुछ किया है, अक्षरशः उसका पालन किया है। अब इन लोगों ने इस समय एक हंगामा खड़ा कर रखा, प्रधानमंत्री जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री आज से नहीं जानता, हम लोगों के बहुत ही अच्छे रिश्ते लंबे समय से रहे। कभी भी उन्होंने हिंदू मुसलमान और ईसाई की राजनीति नहीं की, समाज को बांटकर राजनीति करने का हमारे प्रधानमंत्री ने कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने एक स्थान पर बोल दिया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम संपत्तियों का सर्वे कराएंगे। अब भाई घोषणा पत्र में कहा है तो इस पर लोगों को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। आप संपत्तियों का सर्वे कराकर क्या करना चाहते हैं? क्या देश के संसाधनों का समान बंटवारा करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? आप कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, आपको अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मैं आज भी इज्जत करता हूं, उनके प्रति मेरे मन में सम्मान है मेरे बहनों। स्वयं ही 9 दिसंबर 2006 को विज्ञान भवन में नेशनल डिफेंस काउंसिल की मीटिंग में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार यदि किसी का है तो माइनॉरिटी का है, और स्पेशली उन्होंने कहा था मुस्लिम्स का है।
बहनों भाइयों, देश में जो भी संपत्ति है, जो भी संसाधन है, सबका समान अधिकार होना चाहिए। यह उन्होंने कहा था, हम लोगों ने नहीं कहा। अब यह प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो उसको लेकर इन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं, इसी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कई कमीशन बनाए थे। उन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में अपनी संस्तुति दी थी कि 27% जो ओबीसी का रिजर्वेशन है, उसमें 6% मुस्लिम्स का होना चाहिए और 2% माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन होना चाहिए। यह कमीशन हम लोगों ने नहीं बनाया था। और बात बहुत आगे तक बढ़ गई कि शेड्यूल कास्ट का यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है तो शेड्यूल कास्ट के धर्म परिवर्तन के बावजूद उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एससी का और एसटी का, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का इन लोगों ने रिजर्वेशन समाप्त कर दिया। हिंदू मुसलमान के आधार पर बराबर देश को बांटकर इन लोगों ने सरकार बनाई है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ, मजहब, हिंदू मुसलमान ईसाई के आधार पर बांटकर हम देश को नहीं बनाना चाहते, बल्कि हम सबको साथ रखकर देश को विश्व का महान देश बनाना चाहते। ये लोग क्या कर रहे हैं? अजीबोगरीब स्थिति इन लोगों ने पैदा की है। अब एक बात शुरू कर दिया। बहनों भाइयों, आपको अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि गुजरात में, सूरत में हमारा एक कैंडिडेट निर्विरोध जीत गया। भारतीय जनता पार्टी के जीतने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। और कांग्रेस के लोग और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के दोस्तों को कहना चाहता हूं, विरोध पक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो। जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करो। हिम्मत है, आपकी भी हुकूमत थी, कई बार सांसद निर्विरोध चुने गए। आपके सांसद यदि निर्विरोध जीत जाए तो लोकतंत्र मजबूत हो गया, और हमारा एक सांसद निर्विरोध जीत गया तो लोकतंत्र कमजोर हो गया। और इसी उत्तर प्रदेश में मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2012 में कन्नौज का बाई इलेक्शन था, उपचुनाव था। डिंपल यादव उस समय निर्विरोध जीती। उस समय कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों को लोकतंत्र के ऊपर खतरा दिखाई नहीं दिया था। कहां ले जाना चाहते हैं लोग इस देश में? मैं बार बार कहता हूं, राजनीति करनी है तो जनता की आंख में धूल झोंक के राजनीति मत करो, जनता की नजरों से नजर मिलाकर राजनीति करो। यह है हमारा तमाशा बना दिया है इन लोगों ने। केवल जनता को गुमराह करके ये समर्थन हासिल करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, आज हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी कोई बात गलत हो आप टेलीविजन पर चला दीजिएगा, अखबारों में लिख दीजिएगा। मैं वह इंसान हूं कि मेरी गलती होगी तो इसे मैं स्वीकार कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता को धोखे में रखकर जिंदगी में राजनीति मैंने नहीं की है। मेरे बहन, आज हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सारी दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। मुझे याद है कि आज के कुछ वर्षों पहले जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता। लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह है भारत की हैसियत। अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, यानी धन दौलत के मामले में 2014 में
जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। करिश्मा कर दिया। 7 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत, जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार में खड़ा था, आज वह जंप लेकर मेरे बहनों भाइयों 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया। दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल फर्म्स आज यह दावा कर रही हैं कि भारत विश्व की सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा, 2027 यानी आज के 2.5-3 साल के बाद मेरे बहनों भाइयों, हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए।